अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली द फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है जिसने काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है, थिंकिंग चेंज कर दी है लोगों की। और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और मोस्टली जो कंपनीज़ हैं, इवन के कंट्रीज़ हैं, इसको अडॉप्ट करने या ना करने के बारे में काफ़ी वरीड है। इसको इसके फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो उन पे काम हो रहा है जो इसके नुकसानात हैं। लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसी को देखेंगे कि ये क्या है, किस तरह है, तो कैसे काम करती है, इसके कंपोनेंट क्या हैं। जो मुझे जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए यही है कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ चाइना से, और करंटली मैं इधर कॉन्सेप्ट में ही साहिवाल कैंपस में एज ए लेक्चरर हूँ। इसमें लेक्चर में जो हम देखेंगे, अब पता नहीं है ये एक लेक्चर का टाइमिंग आपने क्या रखी है, मुझे बताएंगे आपने क्या वो किया हुआ है इसकी प्लानिंग, कि 1 घंटे का होगा, 40 मिनट का होगा, कितने का होगा, थोड़ा सा बताएंगे जी। एनीवन? सर आई थिंक डिसाइड नहीं किया। जी सर कुछ ओके चले। पर्टिकुलर डिसाइड नहीं किया, लेकिन जब तक खत्म हो ओके जाएगा लगता इस तरह है कि जब आप बोर होने लगे वो फिर मुझे बता दीजिएगा, उस टाइम ख़त्म कर लेंगे, बाकी सेशन फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है? मेरे ख्याल में ये फिजिबल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। ओके तो इसमें हम पहले बैकग्राउंड देखेंगे, इसकी मोटिवेशन देखेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे क्या बैकग्राउंड से सर डॉक्टर को सी टाइप केबल चाहिए, नहीं वो नहीं है सर। ओके तो इसमें हम फिर ये देखेंगे कि कन्फ्यूजन्स इसके अंदर क्या है, और ब्लॉकचेन इटसेल्फ क्या है, इसके कंपोनेंट क्या हैं, वर्क किस तरह करती है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसमें इश्यूज एंड लिमिटेशन क्या है, और एक डेमो एंड में हम देखेंगे ब्लॉकचेन का डेमो क्या है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री से या न्यूज़ से अगर आपका लिंक हो, तो उसमें 2008 में एक ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसमें ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ की जो वो थी कि इकॉनमी डूब गई थी, काफ़ी जीडीपी उनका नेगेटिव में चला गया था। और बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी इसको, जीडीपी रेट को, ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने में। तो मेन जो रीज़न थी इस ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस की, वो थी थर्ड पार्टी जो बैंक हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जितना उनका खर्चा होता था उतना वो लिखते नहीं थे और शो ऑफ कर देते थे। फॉर एग्जांपल कि लोन उन्होंने एसेट्स बुक्स में शो किया है, लेकिन ये जब सोल्ड आउट हुआ है तो उन्होंने अपनी बुक्स में नहीं लिखा, जिसकी वजह से ना ये क्राइसिस आया था। और भी रीज़न थी, यानी उनमें से एक रीज़न ये भी थी कि जो थर्ड पार्टी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दरमियान में अपना रोल प्ले करके उन्होंने मैनिपुलेट किया था। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए एक अनोनिमस पर्सन था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। वो अभी तक भी अनोनिमस ही है, किसी को पता नहीं है ये सतोशी नाकामोटो कौन है। तो उसने एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसका नाम था बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जिसमें उसने कहा था कि हम ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को ख़त्म कर देंगे, बैंक्स को ख़त्म कर देंगे, आप पीयर टू पीयर ही कैश कर सकेंगे। मसलन अगर आपको पैसे चाहिए और मैंने सेंड करने हैं तो मैं डायरेक्ट आपको सेंड करूँगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी, कोई बैंक वगैरह नहीं होगा।
तो उसने इसको एक आइडिया दिया था उस टाइम 2008 में, और उसके बाद उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उसके ऊपर एक ट्रांजैक्शंस की थी और ये प्रूव किया था कि ये वर्केबल है। लेकिन ये उस टाइम आइडिया था, तो बाद में ये आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और लोग इस पे काम करने लगे और इतना काम किया। तो अगर आप मार्केट देखें क्रिप्टो करेंसीज़ की, जो कि ब्लॉकचेन पे डिपेंड कर रही हैं, उनमें देखें ये बिटकॉइन की जो मार्केट कैपिटल है, ये मेरे ख्याल में जब मैंने स्लाइड बनाई थी उस टाइम इतना था, मे बी अब बिलियंस डॉलर में हो। और उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो तकरीबन $31,000 के करीब थी, लेकिन अब में भी वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ये 65 तक भी गई थी, फिर 50 पे आई, तो ये फ्लक्चुएट होती रहती है। करंटली क्या प्राइस है वो आप देख लीजिएगा, नेट पे आपको मिल जाएंगे। तो उसकी जो बिटकॉइंस की जो सप्लाई है उस टाइम तकरीबन ये 18 मिलियन तक हो चुकी थी, जो कि राउंड अबाउट तकरीबन कंप्लीट होने वाली है इसकी सप्लाई बिटकॉइन की। इसी तरह उसके बाद फिर एक एथेरियम आई और टीजर आए और फिर बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इसमें आए। अच्छा, इसमें फिर ये है कि फिर कुछ ब्रांड्स आए, उन्होंने कहा जी ओके, हम बिटकॉइन को, इस क्रिप्टो करेंसीज को हम एक्सेप्ट करेंगे, आप इसके थ्रू हमें पेमेंट करें, हम इसको लेंगे। तो ये एक चीज़ थी। अगर इसको हम शुरू में देखें तो हमारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर होते थे शुरू शुरू में सारे। जब ये चीप हुए पर्सनल कंप्यूटर्स तो हर किसी ने लेना शुरू कर दिए और एक दूसरे से कनेक्टिविटी चाह रहे थे सारे उसमें। लेकिन ये था कि ये पीसीज क्या करते थे, उसके लिए फिर वेबसाइट्स बनी और फिर सर्विसेज मिली, उनके लिए फिर सर्वर बने। तो ये फिर क्या करते थे, पीसी सर्वर से कम्युनिकेट करते थे, सारा डाटा सर्वर पे ही पड़ा होता था। ये रिक्वेस्ट भेजते, सर्वर उसको प्रोसेस करता और रिप्लाई कर देता। तो उसके लिए क्योंकि ये जब पीसी बढ़ते गए तो फिर हमें सर्वर्स की तादाद और उनका साइज़ ये सारा कुछ बढ़ाना पड़ा। आ, ये बढ़ते गए, काफ़ी ज़्यादा सर्वर होता गया। इवन के अगर आपको बताओ, ये गूगल का, ये फेसबुक के जितने भी बड़े बड़े सर्वर्स हैं याहू के, तो इनके अलग से एक डाटा सेंटर्स हैं। ठीक है, डाटा सेंटर में ही ये सारे सर्वर पड़े होते हैं और वो एक ही नहीं होते हैं, रिडंडेंट होते हैं, यानी बैकअप पे उनके दो तीन जगहों पे, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स लेवल पे उनके सर्वर स्टोर होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। तो लेकिन इनमें, इन सर्वर्स में प्रॉब्लम क्या है? इन सर्वर में प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर कोई बंदा किसी एक सर्वर को या किसी भी कंपनी के सर्वर को हैक कर ले तो वो सारी इंफॉर्मेशन उससे रिट्रीव कर सकता है, स्टील कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, लीक कर सकता है। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर था। दूसरा ये था कि क्योंकि एक ही सर्वर है या उसके पैरेलल सर्वर हैं, लेकिन जब ब्रॉडकास्ट बहुत ज़्यादा आएगी तो फॉर एग्जांपल पहले तो जस्ट टेक्स्ट था, उसके बाद ऑडियो, वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग, ये सारी चीज़ें आई, तो उसके लिए बैंडविड्थ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। बैंडविड्थ का इशू आया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको साथ इतनी रिक्वेस्टों को मैनेज करने के लिए आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और डेफिनेटली इस पे फिर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिए। साथ इन सर्वर में बैंक्स के भी सर्वर हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सर्वर हैं, तो उधर हैकर्स ने या अटैकर्स ने ब्रेक करना शुरू कर दिया। अगर वो ब्रेक कर सकते तो वो ठीक है, नहीं तो उनकी प्राइवेसी के इश्यूज पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। सॉरी। अब जो मेन चीज़ आई है वो ये कि हम ने बजाय इसके कि एक सर्वर और क्लाइंट वाला कंसेप्ट हो, फिर हमने इस चीज़ पे सोचना शुरू कर दिया कि पीयर टू पीयर हो। पीयर टू पीयर से क्या फ़ायदा होगा कि भी आप बजाय इसके कि एक सेंट्रल सर्वर हो, इन्फिनाइट नोड्स हो जाएंगे, यानी हर कोई पीयर, ये सर्वर भी होगा और क्लाइंट भी होगा। तो इसमें यह है कि अगर कोई अटैकर, हैकर अगर हैक करना चाहे या अटैक करना चाहे किसी एक को, फॉर एग्जांपल इसको वो हैक कर लेता है, तो इसका असर, इसका इफ़ेक्ट बाकी नोड्स पे नहीं पड़ेगा। तो वो क्योंकि इसमें सारी जगहों पे, हर जगह पे, यानी तकरीबन तमाम नोड्स में सारा डाटा होगा, तो एक के डाउन होने से
इस पूरे नेटवर्क को, जो इन्फिनाइट नोड्स का नेटवर्क है, इस पे असर नहीं पड़ेगा। अ, तो ये कंसेप्ट फिर ब्लॉकचेन में आया। कैसे? वो इस तरह। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन रह जाती है, अक्सर लोग बिटकॉइन को, ब्लॉकचेन को सेम समझते हैं। ऑल दो ये रिलेटेड तो हैं, लेकिन सेम नहीं है। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, वो बेसिकली एक डिस्क्राइब की गई है एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया है बिटकॉइन के तौर पर। यानी बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है और ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी एक इंट्रोड्यूस की गई है, उसकी एक यूज़ के सिनेरियो जैसे है, एक एप्लीकेशन जो है वो बिटकॉइन है, सिर्फ एक। इसके अलावा बेतहाशा इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो हम देखेंगे। तो ब्लॉकचेन है क्या? बेसिकली ब्लॉकचेन है ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जिनको हम कहते हैं ब्लॉक्स। और ये ब्लॉक क्या होते हैं? जो लिंक, इसका मैं बताऊंगा कि इस ब्लॉक्स में क्या होता है। बेसिकली ये ब्लॉक एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। ये सॉरी, जो क्रिप्टोग्राफी है, इसकी हम क्लास नहीं पढ़ाएंगे क्रिप्टोग्राफी है क्या, जस्ट इसमें ये देखेंगे, इसमें एक टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं हैश। ठीक है, वो थ्रू बाय यूजिंग हैश एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से लिंक्ड होता है, और ईच ब्लॉक के अंदर वो हैश भी होता है, प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस भी होता है, टाइम स्टैम्प होती है कि वो ब्लॉक कब बना, और ट्रांजैक्शन डाटा होता है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनका डाटा सारा होता है। और ये ट्रांजैक्शन डाटा स्टोर होता है मर्कल ट्री रूट हैश के तौर पर। तो ये एक मर्कल ट्री रूट एक डाटा स्ट्रक्चर है, आपने डाटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो ये मर्कल ट्री रूट आगे चल के आएगा कि ये क्या चीज़ है। इसकी टाइप में डाटा, ट्रांजैक्शन का डाटा स्टोर होता है हैश की शक्ल में। तो अच्छा, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन जहन में रेज हो रहा हो, तो आप फ़ौरन क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ये इंतज़ार नहीं करेगी कि मैं पूछूंगा हाँ भी कोई क्वेश्चन है या नहीं है। ओके, ब्लॉकचेन के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हम इसमें जो मेन कंपोनेंट है वही ट्रांजैक्शंस हैं, जो हम भेजते हैं, जो हम करते हैं इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस। और एक इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। यानी इसको अगर आप शॉर्ट लफ्ज में, सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, तो ये एक लेजर है। लेजर का तो सबको पता होगा कि एक रजिस्टर जैसे होता है दुकानदार के पास, वो लिखते जाता है कि इसने इतने पैसे दिए हैं, इसको इतने पैसे दिए हैं, इससे इतने पैसे लिए हैं। तो ये भी एक यूँ समझने के रजिस्टर्ड है, इसको हम इंग्लिश में लेजर्स कहते हैं। और ये है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये कि किसी एक सर्वर पे नहीं है, ये डिफरेंट पेयर्स हैं, नोड्स हैं, उनके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इम्यूटेबल का मतलब ये है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज यानी हम नहीं कर सकते, इसलिए ये इम्यूटेबल से कहते हैं। अच्छा, उसके बाद डिसेंट्रलाइज पेयर्स हैं, वही जो हमने भी बताया। और इंक्रिप्शन प्रोसेस इसमें जस्ट सिर्फ सिग्नेचर्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर और हैशिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका कॉन्सेंसस मैकेनिज़्म। ठीक है, जिस बेस पे इसको कोई भी टेम्पर नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये किस तरह यानी काम करता है। अगर आपको देखें कि ये ब्लॉकचेन मेन ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक क्या है? यानी वैसे तो ये ग्राफिकली एक ब्लॉक बनाया गया है, एक्चुअल में फिजिकल में इस तरह का कोई ब्लॉक नहीं होता। जस्ट यूँ समझ लें कि हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को, डिफरेंट डाटा को एक लॉजिकल ब्लॉक की शक्ल में, यूँ समझ लें कि एक अरे है। आपने अरे का कंसेप्ट पढ़ा है, अरे के अंदर आप डाटा स्टोर कर दें तो वो एक अरे जो होगी वो एक ब्लॉक होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस ब्लॉक, जिसको मैं अरे कह रहा हूँ, अब मैं इसको ब्लॉक कहूँगा। एक ब्लॉक के अंदर डाटा होगा, डाटा के अंदर क्या होगा, ट्रांजैक्शंस होंगी जितनी भी लोगों ने की होंगी, और उसका फिर हैश होगा। ठीक है, इस डाटा का सारा हैश होगा।
हैश क्या होगा ये आगे चल के आएगा। और इसके अलावा इस एक ब्लॉक का जो प्रीवियस ब्लॉक है उसका भी हैश इधर लिंक होगा, ताकि एक दूसरे से लिंक हो सके। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, फिर ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। ये एक दूसरे से लिंक करने के लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ब्लॉक होगा, इसका प्रीवियस 0 होगा, और ये ब्लॉक होगा, इसका प्रीवियस का जो लिंक है वो ये होगा, और ये ब्लॉक है, इसका प्रीवियस का लिंक ये होगा। तो वो लिंक कैसे होगा, वो थ्रू यूजिंग हैश होगा। ठीक है। अब इसमें डाटा में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिटकॉइन नेटवर्क की अगर आप एग्जांपल देखें, तो इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल एलिस जो है बॉब को कोई पैसे ट्रांजैक्ट कोई सेंड कर रही है, तो उसमें या एक बिटकॉइन उसको भेज रही है, तो ये एक ट्रांजैक्शन की शक्ल में इस डाटा में स्टोर होगा। और इस डाटा में जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हो, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। फिर उन ट्रांजैक्शंस का हम हैश लेते हैं। हैश क्या है वो आगे चल के आएगा। हैश यूँ समझ लें कि एक फिंगरप्रिंट है। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये 10,000 ट्रांजैक्शंस हैं, एलिस ने बॉब को भेजा, अली ने अहमद को भेजा, रज़ा ने शाहिद को भेजा, ऐसे डिफरेंट ट्रांजैक्शन होंगी। उन सारों का हैश लेंगे तो ये आएगा, एक फिंगरप्रिंट आएगा। ठीक है। अगर इसमें कोई एक स्पेस भी चेंज कर दी जाए तो ये हैश टोटली डिफरेंट होगा। देखिए, अब इस हैश को देखें और इस हैश को देखें, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ये जस्ट सिर्फ एक एक स्पेस चेंज करने से भी इस तरह हो जाता है। ठीक है। अगर मैं आपको चलें इसकी एग्जांपल भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली हैश इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसकी बेस पे ये स्टैंड कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और डेफिनेटली जब ये एक ब्लॉक पूरा बन जाता है, उसका हैश आ जाता है, तो वो एक चेन की शक्ल में एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं। एक ब्लॉक बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अभी तक मिलियंस ब्लॉक्स बन चुके हैं। ठीक है। अब हैश क्या है, हैश इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन है, डाटा है, डाटा को आप यूँ समझने के, यानी इधर आपने जस्ट सिर्फ ये लिखा दिस इज़ अ ग्रेट ट्यूटोरियल। ठीक है। अब ये मैसेज है, आपका ये डाटा है। ठीक है। और ये डाटा हम जब हैश फंक्शन से गुजारते हैं तो वो क्या करता है, इसका फिक्स साइज फॉर एग्जांपल 32 बिट है, 32 बिट्स में इसको कन्वर्ट कर देता है, इसका कोई कोड जनरेट कर देता है। ठीक है। इधर आप बिलफर्ज ये तो एक लाइन लिखी है, इधर आप थाउजेंड्स लाइन लिख दें। ठीक है। बहुत सारी लाइनें लिख दें, पूरी की पूरी फाइल लिख दें, लेकिन उसका जब हैश लेंगे वो भी 32 बिट की ही साइज में होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर हमारा हैश का फंक्शन 32 बिट है। ठीक है। तो ये हैश होता किस लिए है, और ये इसलिए है कि हम कोई चीज़ ये चेक कर सकें कि क्या ये डाटा किसी ने चेंज किया है या नहीं किया। फॉर एग्जांपल ये मैंने सारा डाटा लिखा है और उसका हैश लिया है, उसका हैश फॉर एग्जांपल ये आया है। ठीक है। ये देखें, ये एक हैश आया है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई बंदा आके मैं इसको कोई एक डाटा इधर और मज़ीद ऐड कर लेता है। ठीक है। अब जब हैश इसका आएगा तो ये नहीं आएगा, टोटली डिफरेंट हैश आएगा। ठीक है। टोटली डिफरेंट आउटपुट आएगी। ठीक है। इसको बाद ऑफ आउटपुट भी कह देते हैं। तो ये हैश का जो एल्गोरिदम है, ये बेसिकली इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल इट प्रोड्यूस अ यूनिक आउटपुट जिसको हम हैश कह देते हैं, यानी हर दफ़ा यूनिक आउटपुट आएगी। यानी जब भी आप इसको आप देंगे दिस इज़ अ ग्रेट ट्यूटोरियल डॉट, वो हमेशा एक कोड जनरेट करेगा ये वाला, जब भी आप इसको देंगे। ठीक है। तो हमेशा एक यूनिक कोड जनरेट करेगा। और ये है भी वन वे, यानी वन वे फंक्शन है। वन वे का मतलब ये है कि आप को अगर बिलफर्ज मैं ये हैश दूं और ये कहूं कि मुझे बताएं ये किसका हैश है, यानी इसके पीछे डाटा क्या है, वो आप नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है, वन वे फंक्शन है। ठीक है। तो अब जो हैश एल्गोरिदम है वो बेसिकली एक फिंगरप्रिंट जनरेट करने के लिए होता है, किसी भी डाटा का, किसी भी ट्रांजैक्शन का, किसी भी मैसेज का।
और जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है उसके अंदर जो एल्गोरिदम हैश का यूज़ होता है उसको कहते हैं SHA-256। SHA-256 क्या है? बेसिकली सिक्योर हैश एल्गोरिदम है। और 256 क्या है? ये 256 बिट्स हैं। जैसे इधर मैंने एग्जांपल दी थी 32 बिट का डाटा होगा, हैश होगा, तो यहाँ पर इसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए 32 बिट की बजाय 256 बिट्स का एल्गोरिदम बनाया गया है, और वो ये जनरेट कर देता है। जितना भी आपका डाटा होगा ये जनरेट कर देगा हैश। इज़ इट क्लियर? साथ साथ मुझे बताते जाएं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर जो जी एक्सक्यूज सर, जी जी। SHA-256 जो एल्गोरिदम है सर, यहाँ पर पहले जो भी हमारा डाटा होगा वो 256 बिट्स में कन्वर्ट होगा और उसके बाद 32 बिट्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो हैश है 32 बिट हैश है। नहीं, ये मैंने 32 बिट हैश एक जनरल एग्जांपल दी थी। ये 16 बिट भी हो सकता है, 32 बिट भी हो सकता है, 128 बिट भी हो सकता है, 256 बिट भी हो सकता है, 1024 बिट भी हो सकता है। तो ये जस्ट ये एक एग्जांपल समझाने के लिए, और ये प्रैक्टिकल जो यूज़ हो रहा है वो ये हो रहा है। आप इसको वो ना करें। आपका डाटा जितना भी होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 MB का डाटा होगा, लेकिन इसका जो हैश आखिर में आउटपुट जो जनरेट होगी वो 256 बिट ही होगी। यानी 256 बिट का मतलब ये है कि आपका जो डाटा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 बिट के हिसाब से देखूं, ठीक है, इस तरह 8 बिट के हिसाब से, तो आप फॉर एग्जांपल ये 4 बिट है, तो इसमें हम मैक्सिमम कितने तक लिख सकते हैं? 1 2 4 8। इस अगर 4 बिट डाटा है तो हम मैक्सिमम 15 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो डाटा होगा वो बेशक MB में हो, GBs में हो, लेकिन उसकी जो आउटपुट आएगी ना वो 256 बिट होगी इन टर्म ऑफ SHA-256 इन बिटकॉइन ब्लॉकचेन। यानी वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आपका डाटा यूँ समझने के बिट्स में ऐसे होगा, तो वो क्या करेगा, इससे रैंडमली कुछ इधर से ले लेगा, कुछ इधर से ले लेगा और कुछ इधर से लेगा, बस आखिर में 256 जनरेट कर देगा बिट्स की शक्ल में। इसलिए वो यूनिक होगा। जब भी आप उसको देंगे डाटा, वो उसके अकॉर्डिंगली एक यूनिक आउटपुट दे देगा। जी, कुछ क्लियर हुआ या स्किल कन्फ्यूजन है? जी सर, अंडरस्टूड। ओके। जी सर, अंडरस्टूड। चलें, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल डेमो भी दिखा दूं। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको क्या यस नज़र सर, आ रहा है? ब्राउज़र सर। हाँ जी, ठीक हो गया। अब देखिए, ये SHA-256 हैश है। देखिए इधर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लॉकचेन लेक्चर। ठीक है, अब देखिए ये डाटा है और देखिए इसका ये हैश है हुआ है। ठीक है, अब इसमें इसी इसी को गौर से देखिएगा। जस्ट मैं लेक्चर के आगे सिर्फ डॉट डालता हूँ तो देखिएगा ये सारे का सारा जो ये हैश है टोटली चेंज हो जाएगा। देखें, अब मैं करने लगा हूँ ये देखिए टोटली चेंज हो गया। लेकिन ये पक्की बात है कि जब भी मैं इसको दिस इज़ अ ब्लॉकचेन विद दिस स्पेसेस मैं कर दूंगा, तो ये हमेशा यही जनरेट करेगा। ये आखिर में आप याद कर लें CB3C2। ठीक है, अब देखें अभी ये मैं कुछ दे रहा हूँ, हर दफ़ा चेंज हो रहा है, ये सारा चेंज हो रहा है। लेकिन जब भी मैं इसको वो दिस इज़ अ ब्लॉकचेन होगा, ये देखें CB3C2 ये आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको जितना भी डाटा दें, देखिए मैं ये पूरा डाटा देता जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका जो आउटपुट है वो वही फिक्स लेंथ ही है। ठीक है, वो क्या करता है आपकी इस डाटा को, ये देखिए ये मैं पूरा डाटा देता जा रहा हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने एक आउटपुट जनरेट किया है, ये हैश है।
ठीक है। इसी तरह जो ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक होते हैं उसमें ट्रांजैक्शन होती हैं, ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, इन सारों को एकमुलेट करके डाटा बना के और उसके बाद क्या करता है, उसका हैश लिया जाता है। तो वो हैश फिर वो स्टोर करता है, उसी की बेस पे वो चेक करता है कोई टेम्पर तो नहीं हुआ कोई डाटा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लिखा है दिस इज आ 10, ठीक है, और 10 मैं इसको 10 ये कर लेता हूँ, दिस इज अ 10, ठीक है, या मैं इसको कह देता हूँ अली सेंट 10 बिटकॉइन टू शाहिद, ठीक है। अब इसमें मैं 10 की जगह पर, अब इसका देखिए हैश इसका ये है, अब मैं इसमें 10 की जगह पर मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं शाहिद हूँ, मैं कहता हूँ मुझे उसने 10 बिटकॉइन नहीं भेजे, 100 बिटकॉइन भेजे हैं। तो इसको मैं जस्ट एक ज़ीरो करूँगा तो देखिएगा जो ये हैश है ये टोटली चेंज हो जाता है। ये देखें, ये देखें टोटली चेंज हो गया। तो इजीली मैं डिटेक्ट कर सकूँगा कि भी शाहिद ने इसको टैम्पर किया है, एक्चुअली ये नहीं था। तो ये हमारा एक हैश के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया, क्योंकि हैश के बारे में इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बताया ताकि आपको पता चल सके कि मेन जो टेक्नोलॉजी है हैश है क्या, इसी बेस पे ही ब्लॉकचेन डिपेंड कर रही है। ओके। इसको ओके। अब इसमें जी ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है, वो इस तरह करती है कि भाई आप यूँ समझ लें कि एक ब्लॉकचेन ऐसी हो रही है जिसमें पहला पहला ब्लॉक होगा, फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। ठीक है, जेनेसिस ब्लॉक है, उसमें क्या होता है, उसका जो प्रीवियस हैश होता है वो 0 0 होता है, यानी ये शो करता है कि इस ब्लॉक से पहले कोई ब्लॉक नहीं है। ठीक है, और इस ब्लॉक का अपना जो हैश है वो ये है। ठीक है, अब ये ब्लॉक इस ब्लॉक से लिंक्ड है, कैसे कि इस ब्लॉक 2 का जो हैश है वो ये है और इसका प्रीवियस का हैश कौन सा है वो ये है। देखिए ये इससे लिंक्ड हो रहा है। इसी तरह ब्लॉक 3 है, उसमें हैश उसका अपना ये है और ये लिंक्ड है। तो इसी तरह ये चेन बनती है, जिसलिए इसको हम कहते हैं ब्लॉक चेन। अब बिल फर्ज अगर कोई बंदा इसको चेंज करना चाहे, जैसे मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में बताया था कि उसने 10 बिटकॉइन शाहिद की बजाय पर 100 बिटकॉइन कर दिया है, तो उसके लिए क्या होगा, जो ही ये चेंज करेगा, देखिए इसको 10, ये पहले ये था इसका हैश, अब 10 की बजाय उसने 100 किया तो ये हैश इसका चेंज हो गया। तो देखिए ये यहाँ पर हैकर ने किया है, जो ही इसने डाटा चेंज किया, इसका पहले हैश ये था, ठीक है, अब हैश इसका नया ये हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब जो ही इसने चेंज किया, लेकिन इसने यहाँ पर तो चेंज नहीं किया था, जो कि ये था ये चीज़ यहाँ पर तो चेंज नहीं किया था, इसलिए अब क्या होगा, इसमें तो ये शो हो रहा होगा कि यार इसका प्रीवियस का हैश ये है जो कि पहले वाला था, ठीक है, ये वाला, लेकिन अब इधर वो कह रहा है कि इसका प्रीवियस का हैश तो ये था, जबकि इसके प्रीवियस में इसका हैश ये आ रहा है, तो अब ये मिसमैच हो जाएगा। तो ये जो मिसमैच है इसके ज़रिए इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि किसी ने चेंज किए हैं, इसलिए फिर क्या होगा कि उसकी इस चेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगी। और दूसरा इसमें क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक बनने में जो टाइम लगता है, इन केस ऑफ बिटकॉइन 10 मिनट्स लगते हैं। 10 मिनट्स लगते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जनरेट होने में। यानी आप ये ना समझें कि ये हमारी प्रोसेसर स्लो हैं या कंप्यूटर स्लो हैं या इस तरह का कोई इशू है, नहीं, इस टेक्नोलॉजी ही इसकी ऐसी है कि वो इसमें इतने मिनट्स लग जाते हैं। ये ऐसे मैं नहीं बता रहा कि ये थ्योरेटिकल है, ये देखिए प्रैक्टिकली। आप मैंने ये कल शायद मेरे को डाटा ये उठाया था, ये ब्लॉकचेन बिटकॉइन ब्लॉकचेन का है। देखिए ये ब्लॉक नंबर है जिसको हम हाइड कह रहे हैं, ये उसका हैश है, और ये उस टाइम हम 5 मिनट हुए थे उसको ब्लॉक बनने हुए, और इसने माइनर इसका ये था एंटीपोल, और उसका साइज़ ये था, उस ब्लॉक का साइज़ ये था, यानी उसमें डाटा इतना था। और ये देखें उससे पहले वाला ब्लॉक 14 मिनट, और देखें 24 मिनट से 14 मिनट, इन दो ब्लॉक के दरमियान 10 मिनट का फ़र्क है।
अच्छा, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा 10 मिनट, और बाज़ दफ़ा काम भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। अब इनके दरमियान 3 मिनट का है, जो ही यानी लगातार ऐसे 3-3 मिनट 4 मिनट गैप आ रहा है, तो इसका बिटकॉइन ब्लॉकचेन का जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली ही डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ा देता है, जिसकी बेस पे क्या हो जाता है, उसका टाइम फिर बढ़ जाता है। अगर ये किसी के पास प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा आ रही है, मसलन सुपर कंप्यूटर वो यूज़ कर रहा है, तो फिर क्या करेगा, इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देगा, तो ये माइनर इतना जल्दी नहीं कर सकेगा। ओके, ये हो गया आपका बेसिकली ब्लॉकचेन की वर्किंग। और इसमें एक चीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ये बेसिकली पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि लोगों ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इसने भी सारों ने अपने पास इंस्टॉल कर लिया। अब ये नेटवर्क पे आ गए, यानी इंटरनेट के पास अब ये एक दूसरे से उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, इनमें से किसी ने ट्रांजैक्शंस की है बिलफर्ज, तो उसमें क्या होगा, वो एक नया ब्लॉक बनेगा, और नया ब्लॉक ये ब्लॉक सबके पास आएगा, इसके पास भी आएगा। देखिए, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर आया। इन सारों के पास है, इन्होंने सारों ने देखा, इसको वैलिडेट किया, और एक कंसेंसस इनके दरमियान बिल्ट हुआ। हाँ भी, ये ब्लॉक ठीक है। अगर सारों ने, मोस्टली ने कह दिया, 51% बंदों ने कह दिया हाँ जी ये ब्लॉक ओके है, तो क्या करेंगे, सारे अपने पास वो ब्लॉक ऐड कर लेंगे। हाँ जी, ये ओके ब्लॉक हो गया, ये ओके हो गया, सारे अपने पास ऐड कर लेंगे। तो ये कंसेंसस जो मैकेनिज्म है, वो इधर इधर चल के आगे चल के आएगा कि ये है क्या बेसिकली। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो है, अब अगर देखा जाए ये कैसे काम करता है, इसकी एक यानी स्टार्टिंग किस तरह होती है कि यूज़र क्या करते हैं, जो भी इस नेटवर्क पे यूज़र होंगे, वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेंगे अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ, कि वाकई ये अली ने किया है, वाकई ये अहमद ने किया है, वाकई ये शाहिद ने किया है, ये ट्रांजैक्शन वाकई इसने किया है। वो अपने डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेंगे, वो ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होगी, जितने भी ये इस नेटवर्क पे होंगे, ये इधर इधर जितने भी होंगे, उन सारों को ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होगी, और इनमें से वन या मोर नोड इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे, और इन वैलिडेटेड ट्रांजैक्शंस को एग्रीगेट करके एक ब्लॉक की शक्ल में बना लेंगे, इन लॉजिकल ब्लॉक, ना कि फिजिकल। और फिर ये ब्लॉक को जब पूरा वेरीफाई हो जाएगा, यानी बन जाएगा, इसको फिर ब्रॉडकास्ट करते हैं दूसरे नोड्स पे, और उसके ऊपर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल बिल्ड यूज़ होता है, जिसको ये बताते हैं हाँ जी ये ओके है या नहीं है। जब ओके हो जाता है, तो फिर ब्लॉकचेन में ये रिफ्लेक्ट हो जाता है कि जो ये बताता है कि ये ट्रू स्टेट है, यानी प्रायर ब्लॉक ये है, अब नया ब्लॉक ये बना है। ओके, मैं ये क्योंकि अभी थोड़ा सा थ्योरी का कंसेप्ट चल रहा है, तो मे बी आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हों, तो आप वो रेज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें इसमें ये है, ब्लॉकचेन का जो स्ट्रक्चर है ना, एक ब्लॉक का स्ट्रक्चर ये है, उसमें होता क्या है, एक है हैश ऑफ अ ब्लॉक होता है, उसकी टाइम स्टैम्प होती है, नाउंस होता है, ठीक है, ये नाउंस मैं बताऊंगा ये है क्या, और ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन 1 2 3 अप टू एन, ठीक है, ये है जीनेसिस ब्लॉक, यानी पहला ब्लॉक, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो ब्लॉक आता है, तो उसमें क्या होता है, हैश ऑफ अ ब्लॉक, टाइम स्टैम्प, नाउंस, ट्रांजैक्शंस, और इसमें एक चीज़ होता है प्रीवियस ब्लॉक, वो शायद हमें इधर शो नहीं किया गया, हैश ऑफ अ प्रीवियस ब्लॉक, यानी इसका ब्लॉक, तो वो उसके ज़रिए उसको लिंक करते हैं, इसी तरह सो ऑन सो फोर्थ ये चलता जाता है, ठीक है। तो एक यानी ये एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अब टाइम स्टैम्प बताता है कि ये किस टाइम पे ये ब्लॉक बना है, ट्रांजैक्शन इसमें कौन कौन सी हैं, और कौन सी नाउंस चूज़ करके इसका हैश बनाया गया, ये इसको मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। एक मिनट होल्ड करें ज़रा, मैं
सॉरी, कॉल थी, तो इसलिए मुझे वो ज़रा ब्रेक करनी पड़ी। ओके, अब हम इस पे हाँ थे, टाइम स्टैम्प पे। और इसके अंदर ये देखिए ना, पेरेंट ब्लॉक हैश, यानी इसका पेरेंट कौन सा है, इसका वर्जन कौन सा है। वर्जन बाद दफ़ा ये होता था कि एक पहली दफ़ा जो बिटकॉइन बनी थी उसका वर्जन 1 था, उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आई, चेंजेस आई, तो वो फिर 2 बना। तो इसी तरह नाउंस जो है, ये एक ख़ास नंबर होता है जो कि हैश जनरेट करने में मदद देता है। ये क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अच्छा जी, अब जो इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बेसिकली मर्कल ट्री रूट में ही स्टोर होती हैं। वो होता कैसे है, वो बेसिकली यूँ समझने कि ट्रांजैक्शन ए है और ट्रांजैक्शन बी है। ए और बी का अलग अलग हैश लिया, फिर ए और बी का मिल के हैश लिया। इसी तरह सी एंड डी है, इसका भी हैश लिया, इसका फिर इकट्ठे मिला के हैश लिया, और ए एंड बी का फिर हैश लिया, एंड सो ऑन सो फॉर करते गए। तो आखिर में ए बी सी डी ई एफ जी एच तक का हैश लिया। इसी तरह अब होगा कि अगर कोई एक ट्रांजेक्शन का डाटा भी चेंज होगा, तो बजाय इसके कि हम सारों को चेक करें कि हाँ भी इस ट्रांजेक्शन का हैश ठीक है, इस ट्रांजेक्शन का हैश ठीक है या नहीं है, हम जस्ट इस रूट का हैश चेक कर लेंगे। इस रूट का जब हैश चेक करेंगे तो क्या होगा, अगर तो ये करेक्ट होगा तो ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अगर बिल्कुल इसमें किसी में भी एक ही में चेंज आएगी, इधर भी चेंज आएगी, तो ये सारी चेंज आगे तक जाएंगी और ये रूट जो हैश है वो चेंज हो जाएगा, और फ़ौरन डिटेक्ट हो जाएगा कि वो कहेगा कि नहीं, ये ट्रांजेक्शन जो इस ब्लॉक में आपने ट्रांजेक्शन में कुछ टैंपरिंग की है, ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये एक मर्कल ट्री रूट डाटा टाइप जो है, डाटा स्ट्रक्चर जो है, ये यूज़ होता है ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉक किस तरह जनरेट होते हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया। एक ब्लॉक है, उसमें ट्रांजेक्शन्स हैं, उस ब्लॉक का हैश लेंगे, वो उससे लिंक होगा, ये इसका लिंक इससे होगा। तो अगर इसमें कोई चेंज करनी चाहेगा, कोई टेम्पर करना चाहेगा, तो वो जस्ट इसको टेम्पर करके फिर इसका हैश जनरेट करेगा, फिर इसको चेंज कर, फिर इसका हैश जनरेट करेगा, फिर इसको चेंज कर, इसका हैश जनरेट करेगा। ये करने में वो इस नियर टू इम्पॉसिबल कि वो इतनी जल्दी माइनिंग कर सके और इसका हैश जनरेट कर सके। इस दौरान वो बाकी माइनर काफ़ी आगे तक ब्लॉक जनरेट कर चुके होंगे, और वो वो सक्सेसफुल नहीं होगा चेंजिंग करने में। इसलिए इसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन इज़ इम्यूटेबल, यानी कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि चेंज करने के लिए उसको ये हैश जनरेट करना पड़ेगा, और ये हैश क्या है वो आगे चल के भी आएगा। वो वो प्रोड्यूस करना नियर टू इम्पॉसिबल है। अच्छा, कुछ रियल बातें कर लेते हैं थ्योरी थ्योरी से हट के। वो ये कि भी जो ब्लॉक ज़ीरो, यानी पहला पहला जीनेसिस ब्लॉक था, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी थी, एक थी, जस्ट टेस्ट पर्पस के लिए था। उसकी आउटपुट कितनी थी, 50 बिटकॉइन थी। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्या था, कोई नहीं था उसमें, कोई ट्रांजैक्शन किसी को सेंड रिसीव नहीं हो रहा था। ट्रांजैक्शन की फीस भी उसने ज़ीरो रखी थी। वो यानी ज़ीरो, यानी नंबर मेन चेन पे थे। टाइम स्टैम्प कब बना था, ये इस टाइम पे ब्लॉक बना था, और किसने इसको किया था, अननोन है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, 1 था, यानी बिल्कुल सिंपल सिंपल था, फ़ौरन ही ये ब्लॉक बन गया, कोई टाइम नहीं लगा। उसका साइज़ भी बहुत छोटा सा था, और वर्जन उसका 1 था। और ये नाउंस जो है ना, नाउंस वो ये था, और उस पे ब्लॉक रिवार्ड जो मिला था वो 50 बिटकॉइन मिला था। जो फर्स्ट टाइम जो ब्लॉक जिसने अननोन बंदे ने बनाया था, उसको 50 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिला था। ठीक है, और ये रिवॉर्ड क्या है और नाउंस क्या है, ये दो चीज़ें हैं। अगर आप ये समझ लें तो आपको मोस्टली चीज़ें ब्लॉकचेन की समझ आ जाएंगी। नाउंस क्या है, नाउंस ये है, जैसे मैंने आपको ये ट्रांजैक्शन बताई हैं, ये जितनी ट्रांजैक्शंस हैं यूज़र्स की, मैं आपको कहाँ पर थे, हम्म, ये, हाँ जी, ये एक ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, इसी तरह की अगर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हों, तो उन ट्रांजैक्शंस का, जैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, हम क्या करते हैं बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस को एज अ डाटा लेते हैं, उनका हैश जनरेट करते हैं। लेकिन हैश कैसे जनरेट करते हैं,
हैश ऐसे जनरेट नहीं करते। यानी अगर हम ये हमारा डाटा हो, बल्कि मैं इधर ही आपको बता देता हूँ, ये हमारा डाटा हो इधर, ठीक है, उसका हम हैश फंक्शन से गुजारें और आखिर में उसका हैश आ जाएगा। ये तो बहुत इजी है। लेकिन ब्लॉकचेन की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहते हैं ऐसा हैश हमने जनरेट किया, ये तो कोई भी जनरेट कर सकता है, किसी का भी कंप्यूटर हो वो फौरन हैश जनरेट कर देगा। हमने इस हैश पे ना एक कंडीशन लगाई हुई है जिसको कहते हैं वो ये देखिए, इस पे अगर गौर करें, ये हैश है इस ब्लॉक का, जीरो ब्लॉक का। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो ये है, ये आपको नजर आ रहा है? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? ये सर 0 है, 10 सारे 8। जीरो जीरो। हाँ जी, ये यस। ये बेसिकली सारे जीरो हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जस्ट डाटा दे के उसका हैश अगर जनरेट करेंगे तो ये जीरो जीरो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल बेस पे, जिसको हम कहते हैं नाउंस। यानी एक नंबर है 1 2 3 4, इसमें ऐड करेंगे और फिर हैश लेंगे और फिर देखेंगे क्या ये जीरो जीरो आया है या नहीं आया, ठीक है। और अगर नहीं आया तो फिर हम 1 के बाद 2 करेंगे, फिर देखेंगे हैश, हाँ जीरो जीरो आया है नहीं आया, फिर 2 3 4 5 इस तरह करते जाएंगे। ये देखिए, ये जो पहला ब्लॉक बना था, ये इतनी आइट्रेशन करनी है, ये तकरीबन अगर आप देखें ये मिलियन बिलियंस में शायद डाटा हो, हाँ तकरीबन मिलियन बिलियंस में ये नंबर है। तो इतनी आइट्रेशन करने के बाद आउटपुट ये जीरो जीरो, इसको कहते हैं लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो जो है वो बेसिकली हमारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये ज़ीरो जो है ये आएगा तो हमारा ब्लॉक एक वैलिड ब्लॉक बनेगा और उसको सारे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये पहला पहला ब्लॉक था। लेकिन और इस पे अच्छा, जब ये ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक बना तो जिसने भी ये ब्लॉक बनाया उसको 50 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिले, ठीक है। मेरा ये सवाल है आपसे ताकि आपको इंटरेक्शन करूं थोड़ा सा, कि ये 50 बिटकॉइन किसने दिए रिवॉर्ड के तौर पर? एनीवन? सर ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने जनरेट करके दिए हैं एज हाँ अ जी, रिवॉर्ड। एज अ रिवॉर्ड। ये बेसिकली बिल्कुल वेरी गुड, वो ये कि ये जो बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है, उसी के अंदर ये बिल्ट इन है कि जो भी ब्लॉक वैलिड ब्लॉक बनाएगा और सबसे पहले बनाएगा, और वो वैलिड ब्लॉक कैसे होगा कि लीडिंग जीरो जीरो आने चाहिए, तो उसको उसके अकाउंट में वो 50 बिटकॉइन शुरू शुरू में, ये क्योंकि पहला पहला जीनियस ब्लॉक था, उसको 50 बिटकॉइन मिले हैं। फिर 4 साल बाद ये 25 बिटकॉइन, फिर 4 साल बाद ये 12.5 हुए हैं, फिर 4 साल बाद ये 6.25 है। इसी तरह ये कम होते होते मे बी शायद अभी 6 पे ही हो या शायद 3 पे आ गया हो, मुझे इसका अभी अंदाज़ा नहीं है। मैंने इस साल देखा आना है शायद सर। 3 पे, अभी 6 है। अभी आया नहीं, अभी 6 ही है, लेकिन इस साल मेरे अभी ख्याल 6, में हो जाए। हाँ शायद इस साल हो जाएगा। 2024 में, तो 2024 में हालविंग 2024 में, होगी। 2024 में। 2024 में, ओके। मैंने कैलकुलेशन की, हाँ मेरे मेरे ख्याल में, क्योंकि 2009 में बना था ना, तो 9 + 4 ये 13, फिर +4 17, फिर +4 21, और फिर +4 ये 25 या 24 में, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये आखिर में जाके ये रिवॉर्ड जो है ना ये ज़ीरो ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर जस्ट ट्रांजेक्शन फीस जो है यूज़र की वो मिलेंगे, ओके। तो ये ज़ीरो ज़ीरो जब आएगा तो ये रिवॉर्ड मिलेगा थ्रू सॉफ्टवेयर। अच्छा, एक और ब्लॉक देख लेते हैं। ये इसमें भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखें, ये अब दरमियान से मैंने उठाया है, ये तकरीबन हाँ जी 5,47,104 नंबर वाला ब्लॉक है। उसमें इतनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, उस ट्रांजेक्शन की आउटपुट अब इतनी बिटकॉइंस हैं, यानी 8,000 समथिंग बिटकॉइन उसकी आउटपुट है। यानी आउटपुट मतलब ये कि वहाँ से इतने बिटकॉइन जा रहे हैं, इतने आ रहे हैं, और वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स का इतना है, उस इन ट्रांजेक्शन्स की जो फीस है वो इतनी बनती है।
वैलिडेट करने की ट्रांजेक्शन। ब्लॉक का नंबर ये है, टाइम स्टैम्प 2018 को मैंने कॉपी किया था, ठीक है, वो ये है। इस तरह इस किसने किया था, BTC TOP ने किया था। डिफ़िकल्टी लेवल देखें, पहले में 1 था, पहले में 1 था और अब डिफ़िकल्टी लेवल कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो और इसका अनाउंस ये है और रिवॉर्ड ये है। और ये उन ट्रांजैक्शंस की फिर मैंने डिटेल निकाली थी, जो ये इतनी ट्रांजैक्शन कर रहा था, थोड़ी सी दिखाने के लिए ये ट्रांजैक्शन डिटेल क्या है कि ये बंदा इसको भेज रहा है, इतने बिटकॉइन भेज रहा है, इसकी प्रोसेसिंग फीस इतनी है, ये सारा पूरी डिटेल जो है ना इधर लिखी होती है। अच्छा, ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर आप खुद भी देख सकते हैं, उसको अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो उधर से आप कर सकते हैं। ये बेसिकली ये 102 और ये 103 ये मैं दिखाने के लिए ये है कि ये इसका हैश है, अपना हैश 00, ठीक है, ये प्रीवियस का हैश है, और ये इसका अपना हैश है और ये प्रीवियस का हैश है। तो ये प्रीवियस का हैश ये यही वाला ही होगा, ये एक दूसरे से लिंक करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने किया। अच्छा, ये एक मैंने जून 2021 में मैंने किया था, एक ब्लॉकचेन बिटकॉइन ब्लॉकचेन का उठाया था। देखें, इसमें सिर्फ ये दिखाने के लिए डिटेल, ये लीडिंग 00 है तकरीबन, मेरे ख्याल में ये 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 बिट्स, यानी 19 पहले लीडिंग 00 हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अब हैश जनरेट करने के लिए आप 19 जब तक 00 नहीं आएंगे, आपका ब्लॉक वैलिड ब्लॉक नहीं बनेगा, ठीक है। और उसमें ट्रांजेक्शन जितनी थी, इसने इसको माइन किया था और ये ब्लॉक का नंबर है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम समरी देखें ब्लॉकचेन ऑपरेशंस की, वो है क्या बेसिकली, वो इस तरह है कि ऑपरेशन जो होते हैं कि एक तो ये कि आप ट्रांजेक्शन आप सेंड करते हैं, एक ट्रांजेक्शन उसको वैलिड किया जाता है, अगर तो वो वैलिड है तो आगे जाएगी, नहीं होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने साइंस नहीं किए, आप अनऑथराइज यूज़र हैं, तो वो उसी टाइम में रिजेक्ट हो जाएगी। अब वैलिड जो ट्रांजेक्शन होगी वो एक पूल में जाएगी, जिसको हम कहेंगे अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन पूल्स, ठीक है। तो उस पूल से जो माइनर्स हैं वो पिक करेंगे उसको, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को, और नॉर्मली जो माइनर हैं वो वाली ट्रांजेक्शन पिक करते हैं जिसकी वो जो प्राइस है, ट्रांजेक्शन फीस है, उन्होंने हाई सेट की होती है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर माइनर क्या करता है, वो पजल सॉल्व करता है। वो पजल क्या है, ये 00 वाली है। ये जब सॉल्व करता है, वो जो ही सॉल्व करता है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है कि ये ब्लॉक मैंने सॉल्व किया, ये पजल मैंने सॉल्व किया, मुझे रिवॉर्ड नहीं आता है। फिर ये नहीं कि फ़ौरन ही उसे पैसे मिल जाते हैं या उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये ब्लॉक वाकई वैलिड है या इसने कोई टैम्परिंग तो नहीं की। अगर वो वैलिड हो तो वो ब्लॉक चेन में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जो मेजर रोल है ब्लॉकचेन के पार्टिसिपेंट के, एक तो ये कि ट्रांजेक्शन को कोई इनिशिएट करेगा और माइनर जो है उसको वेरीफाई करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, क्रिएट ब्लॉक करेगा, कंसेंसस बिल्ड होंगे और न्यू ब्लॉक ब्रॉडकास्ट होगा और उसके ऊपर कंफर्म ट्रांजेक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। तो माइनिंग बेसिकली क्या है? अच्छा, जब रुकना हो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये मसला नहीं है, लेकिन आपके लिए जब हो रहा हो तो बता दीजिएगा। ब्लॉकचेन माइनिंग में क्या है कि हार्डवेयर यूज़ होते हैं, जिसमें बाज़ दफ़ा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, AMDs के, NVIDIA के, और एजिक्स डिवाइसेस भी होती हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं। अब इसमें देखें, ये बेसिकली यही चीज़ें ही हैं, एक बंदा बैठा हुआ है और ये इतनी सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं, और ये कर क्या रही हैं ये डिवाइसेस, ये हैश जनरेट ही कर रही हैं, ये यही चीज़, ये पहले 1 दे के फिर हैश जनरेट करते हैं, फिर 2 3 4, ये सारे हैश जनरेशन पे ही लगे हुए हैं। जो ही कहीं से कोई हैश वो वाला मिल जाता है तो ये फ़ौरन आगे ब्रॉडकास्ट कर देती हैं और फिर अगले पे ये शुरू हो जाता है, अगला ब्लॉक बनाना शुरू कर देती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि आप जो है इसकी पावर जो है
इलेक्ट्रिक पावर जो है वो बहुत कंज्यूम होती है, और इसमें विनर एक होता है, बाकियों की जो पावर्स हैं वो जो यूज़ कर रहे होते हैं वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पावर का। अच्छा, जो इसमें कॉन्सेंसस मैकेनिज्म मैंने बताया था, जो अभी तक जो चल रहा है, मसलन बिटकॉइन के अंदर जो कॉन्सेंसस मैकेनिज्म होता है वो प्रूफ ऑफ वर्क होता है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये है कि ये प्रूफ करना कि मैंने इस पे वाकई काम किया है, और वो काम क्या है वो यही होता है कि इसने इतने हैश जनरेट करके एक वैलिड ब्लॉक बनाया है। वो वैलिड ब्लॉक बनाना आसान काम नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे यही वैलिड ब्लॉक बनाना चाहें जिसमें लीडिंग 19 बिट्स ज़ीरो हों, तो आपको सालों लग जाएं, मे बी शायद 100 ईयर्स लग जाएं या 1000 ईयर्स लग जाएं ये कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेटली इसके लिए स्पेसिफिक जो डिवाइसेस बनाई गई हैं वही ये काम करती हैं। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। फिर जो कि बिटकॉइन में भी है, इथेरियम में भी है। फिर इथेरियम, अब जो इथेरियम 2.0 है वो कह रहा है कि यार ये जो है प्रूफ ऑफ वर्क, इसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, तो क्यों ना हम प्रूफ ऑफ स्टैक कर लें। प्रूफ ऑफ स्टैक में क्या होता है, वो कुछ आपसे स्टैक के तौर पर वो करा लेते हैं, पैसे अपने पास सेव कर लेते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन, और फिर वो रैंडमली सिलेक्ट करता है, हाँ जी अब आप ब्लॉक जनरेट, अब आप ब्लॉक जनरेट करें, बजाय इसके कि सारों को कह दें आप ब्लॉक जनरेट करो उसमें एक विनर हो। तो इसमें जस्ट एक रैंडमली सिलेक्ट होता है। इसी तरह प्रैक्टिकल बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस एल्गोरिथम है जो कि हाइपर लेजर वाले जो फैब्रिक वाले हैं वो यूज़ करते हैं, और उसमें भी एक काइंड ऑफ इलेक्शंस होते हैं। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टैक है, ये उसका एक सब वर्जन है जिसमें वो क्या करते हैं, स्टैक होल्डर एक दूसरे को डेलीगेट करते हैं कि हाँ जी अब आप करें। इसी तरह प्रूफ ऑफ ए टू जी, यानी प्रूफ ऑफ टाइम, प्रूफ ऑफ पोसेशन, प्रूफ ऑफ पता नहीं कौन कौन से इसमें एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। इसलिए ए टू जी का मतलब ये कि तकरीबन सारे जितने भी हैं वो ब्लॉकचेन में यूज़ होते हैं। प्रूफ ऑफ स्टैक का मैंने बता दिया, वो जस्ट प्रूफ ऑफ वर्क की एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये स्टैकिंग करते हैं, और अगर कोई इसमें गड़बड़ करता है तो उसका जितने भी स्टैकिंग वाले टोकन्स होंगे वो सारे वो नेटवर्क को मिल जाएंगे, उसके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। बेजेंटाइन में वही इलेक्शन होते हैं, जस्ट कि इसको वोट करता है वो उसको वोट करता है, तो आखिर में जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं तो उसको मिल जाता है। अच्छा, अब ब्लॉकचेन जो इसकी टाइप्स हैं, हम इसको इस सेंस में देख सकते हैं कि कॉन्सेंसस डिटर्मिनेशन कौन करता है। पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, एक कंसोर्शियम ब्लॉकचेन होती है, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है। पब्लिक ब्लॉकचेन में ऑल माइनर्स जो भी हैं वो कंसेंसस मैकेनिज्म को derive, जबकि कंसोर्शियम में सारे नहीं करते, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं कंसोर्शियम। कंसोर्शियम मीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 4 5 10 ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, वो फिर डिसाइड करते हैं कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है इसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, अच्छा मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि जो ब्लॉकचेन है उसमें हमने बनाया ये था कि डिसेंट्रलाइज हो, तो ये फिर वन ब्लॉकचेन जो है, वन ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइवेट, फिर ये तो उसके कंसेप्ट के अपोजिट है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन को? ये तो उसके कंसेप्ट के, ब्लॉकचेन के कंसेप्ट के बिल्कुल अपोजिट है। एनीवन? जी, किसी का जहन में कोई इस तरह का क्वेश्चन या आंसर? ओके, मैं इसमें बताता हूँ बेसिकली, क्योंकि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये टेम्पर फ्री है, इम्यूटेबल है, कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकता। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पब्लिक ही हो। हर दफ़ा आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, लेकिन आप किसी और को ऑथराइज़ नहीं करेंगे, आप खुद ही करेंगे। जैसे नादरा है, अब नादरा अपने पास रख ले और ख़ुद ही वो ऑथराइज़ करें, लेकिन कम से कम ये होगा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर चाहेगा कोई चीज़ चेंज करना, वो चेंज नहीं कर सकता। जबकि अभी जो उनका सिस्टम है
वो बेसिकली एक सेंट्रल सिस्टम है, उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो वो डिलीट कर सकता है। ऑल्दो वो लॉग में तो शो होगा कि इसने चेंज किया है, लेकिन वो जब फोरेंसिक होगा तो फिर पता चलेगा। इसमें वो अगर ब्लॉकचेन को डिप्लॉय कर दें तो वो फिर नहीं कर सकेंगे चेंज, इवन के एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं कर सकेगा। तो ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है। अच्छा, इसमें रीड परमिशन के हिसाब से इसमें पब्लिक होता है, कोई भी रीड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप पब्लिक भी हो सकता है या हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। इसमें भी अगर चाहें, फॉर एग्जाम्पल नादरा वाले पब्लिक करना चाहें वो भी कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट करना चाहें। इम्यूटेबिलिटी जो है इसमें नियर टू इम्पॉसिबल है, कोई भी टेम्पर नहीं कर सकता। इसमें कंसोर्शियम में अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल के चाहें तो टेम्पर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और प्राइवेट में भी चाहें तो कर सकते हैं। अब हाल आल्दो मैंने पहले कहा कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें यह है कि कोई नहीं कर सकता तो मुराद ये है कि इजीली वो रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहे कि हाँ जी ये मैं करना चाह रही हूँ, तो फिर वो मिलके टेम्पर कर सकती है, पॉसिबल है। एफिशिएंसी डेफिनेटली इसकी लो है, क्योंकि पब्लिक ने करना होता है, टाइम लग जाता है। इसमें वो एक बंदे को असाइन करते हैं, वो फ़ौरन ही उसका हैश जनरेट कर लेता है, और इसमें भी ऐसे ही है। सेंट्रलाइज इसमें नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। इसमें पार्शल है, इसमें डेफिनेटली सेंट्रलाइज ही है प्राइवेट में। कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल जो है ये परमिशन लेस है, यानी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी माइनर बन सकता है, किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि बाकी में इनमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉकचेन को टाइप्स को किसी और सेंस में भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो पहली ब्लॉकचेन आई थी उसमें ओनली क्रिप्टो करेंसी थी और बिटकॉइन ही थी और कोई भी नहीं था। बाद में इथेरियम वालों ने कहा कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी भी हो लेकिन साथ साथ बिजनेस लॉजिक्स भी हो, कुछ और बिजनेस के काम भी हम कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो उन्होंने कुछ और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बेस में देते हैं। वो जब टाइम मिलेगा तो हम उसको इंशाल्लाह देखेंगे। और इसमें जो थर्ड इसकी टाइप थी उसमें ओनली बिजनेस थी। ओनली बिजनेस मतलब ये कि इसमें क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जैसे कि हाइपर लेजर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको एज ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का हमारा कोई लिंक नहीं, इसलिए उनकी अंदर नेटिव क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसको वर्जन के तौर पर भी दे सकते हैं कि पहले में करेंसी थी, दूसरे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरे में डैप्स बनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, और चौथे में इंडस्ट्री लेवल का बनी, यानी इवन के ऑपरेटिंग ब्लॉकचेन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए हैं ये। तो ब्लॉकचेन को हम लेयर्स की शक्ल में भी देख सकते हैं। अगर जैसे आपने ओएसआई लेयर मॉडल पढ़ा था नेटवर्क के सब्जेक्ट में, तो उसमें क्या है कि एक डाटा लेयर्स को अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, डाटा ब्लॉक होता है, टाइम स्टैम्प होता है, हैश फंक्शन होते हैं, मर्कल ट्री होता है। नेटवर्क लेयर में देखें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, डाटा वेरिफिकेशन है, फ्रॉडिंग है। कॉन्सेंसस में वही है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टैक। और इंसेंटिव लेयर में जो रिवॉर्ड मिलता है वो हम इसको कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेयर में डेफिनेटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं। और इसके टॉप पे एप्लीकेशन जो भी बनाना चाहें, मतलब फिनांस की एप्लीकेशन बनाना चाहें, जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो होती हैं फिनांस की होती हैं ब्लॉकचेन पे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंश्योरेंस, सप्लाई चेन, बहुत सारी एप्लीकेशन इस पे बन सकती हैं। ये एप्लीकेशन हैं, फिनांस की एप्लीकेशन हैं, एसेट मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस क्लेम है, स्मार्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से मनी लैंडिंग है, स्मार्ट कार्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, आईओटी की लेवल की भी एप्लीकेशंस हैं, यानी स्मार्ट अप्लाइंसेस हैं, सप्लाई चेन सेंसर्स हैं, स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम भी है जिसमें पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है, एक्सेस कंट्रोल है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, स्मार्ट गवर्नमेंट है। एस्टोनिया जो कंट्री है, एस्टोनिया यूरोप का, ये इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ब्लॉकचेन, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे। तो अगर किसी ने अप्लाई करना हो उस कंट्री में, अगर आपने ये कर लिया है ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट, तो आप फिर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सिस्टम है, बर्थ वेडिंग सर्टिफिकेट है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, स्मार्ट कम्युनिटी, इस तरह की चीज़ें
ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन में आती हैं। अगर कैटेगराइज करें तो इसकी कैटेगरी दो बनती है, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, ईदर मुख्तलिफ हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप्स हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फिनेंशियल सर्विसेज के लिए भी होते हैं, आईओटी सिक्योरिटी और डिफरेंट उसके लिए भी होते हैं। तो डैप्स क्या है? डैप्स इस तरह है कि वेब ऐप जो वर्क करती है नॉर्मली, कन्वेंशनल ब्राउज़र होता है और सर्वर होता है, उसका फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है और डेटाबेस होता है। इसमें क्या है, इसमें फ्रंट एंड तो होता है लेकिन बैक एंड पे क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लॉकचेन होता है, लेजर होता है। तो अलग से डेटाबेस नहीं होता, हर एक के पीयर टू पीयर पे वो स्टोर हो होता है। ये एक एप्लीकेशन स्टैक है। अगर आप करना चाहें तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, शेयर्ड प्रोटोकॉल हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल, और कमर्शियल एपीआईज भी हैं, जैसे वेब 3 एपीआई है, ओपन ओपन सोर्स एपीआईज हैं, और उसी बेस पे आप डिफरेंट ऐप्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक समरी है जिसमें ये बताया गया कि रियली डू यू नीड अ ब्लॉकचेन। ज़रूरी नहीं है आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको ब्लॉकचेन में ही अप्लाई करें और ब्लॉकचेन के ज़रिए ही इम्प्लीमेंट करें। हाँ, अगर आपको डेटाबेस की ज़रूरत है, ट्रू, ओके, आप ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीपल राइटर्स हैं, राइट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे। अगर नहीं है मल्टीपल राइटर तो आपको इसको में भी शायद ज़रूरत ना पड़े। इस तरह अननोन या अनट्रस्टेड या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस तरह का सिनेरियो है तो फिर डेफिनेटली आप ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे। या आप किसी थर्ड पार्टी पे रिलाय नहीं करना चाहते फिर भी आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा किसी और सिनेरियो में भी आप ब्लॉकचेन माइट भी यूज, फॉर एग्जांपल एक्सेस कंट्रोल नॉट नीडेड, अगर नीडेड नहीं है तो फिर आप पब्लिक ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे। अगर है तो फिर आप मल्टी पार्टी कंसेंसस में से कोई एक यूज़ करेंगे। अगर इम्यूटेबिलिटी आपको चाहिए ओवर एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी आप ना हो, बेशक स्लो हो जाए लेकिन इम्यूटेबल हो, तो फिर आप पब्लिक ब्लॉकचेन करेंगे। अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो फिर आप कंसोर्शियम या प्राइवेट चूज़ करेंगे। इसी तरह पब्लिक ट्रांजैक्शंस आप चाहते हैं, ओके हैं, तो फिर ठीक है, पब्लिक ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे। अगर आप कहते हैं नहीं पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं चाहिए तो फिर आप कंसोर्शियम या प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए। ठीक है, आखिरी हमारा एक ये डेमो रह गया, इसको हम इस तरह कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको एक बताया है, ये एक डेमो था, तो हैश का तो मैंने बता दिया है, इसमें एक ब्लॉक का भी है। ये डेमो में एक जस्ट बनाया हुआ है, ये लिंक है, आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये ब्लॉक कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये नाउंस है, ये डाटा है, और ये उसका हैश है। इस हैश को अगर आप और से देखें तो इसमें स्टार्ट में 4000 आए हैं। ठीक है, 19 बिट्स लीडिंग ज़ीरो नहीं है, वो करना बहुत मुश्किल है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं कोई डाटा चेंज करता हूँ, देखिए हमारा हैश जो है ना ये चेंज हो जाएगा, ये 00 ख़त्म हो जाएंगे। देखें ये देखें, ठीक है, ये रेड भी हो गया है, और ये नाउंस ये था पहले, और ब्लॉक ये है, डाटा चेंज हुआ है तो ये इसका हैश भी चेंज हो गया। अब अगर आप चाहें कि ये डाटा है, अब इसका मैं क्या करता हूँ, माइन करता हूँ। तो माइन का मतलब क्या होगा कि ये लीडिंग 00 आने चाहिए। देखिए ये माइन पे कर रहा हूँ, अब देखें ये हो रहा है, माइनिंग हो रही है, और अनाउंस भी देखिएगा, अनाउंस भी चेंज हो जाएगा। देखिए अनाउंस भी चेंज हो गया है, ये डाटा ये है, ये ग्रीन हो गया है, और ये इसका 00 आ गया है। ठीक है, तो अब अगर बिल फर्ज इस डाटा के बेस पे ये मेरा ब्लॉक वैलिड हो गया है, अगर कोई इसको चेंज करना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर सिंपल डॉट लगा देता हूँ, तो देखिएगा ये हैश चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये हैश चेंज हो गया। ठीक है, सिंपल डॉट लगाने से। तो इसको फिर टेम्पर मैंने किया है, अब इसको मैं वैलिड करना चाहूँगा तो फिर मैं माइनिंग करूँगा। इस माइनिंग के दौरान और ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक है, और फिर ये मैं उसमें ऐड ब्लॉकचेन में ऐड नहीं कर सकूँगा। ठीक है, तो ये देखिए नाउंस भी चेंज हो रहा है। ये बेसिकली नाउंस अब है क्या, बेसिकली यहाँ पर ये डाटा है, डाटा के अंदर ये वाला नाउंस ऐड करते हैं और फिर हैश जनरेट करते हैं,
फिर वो अगर नहीं होता, 0 0 नहीं आता, फिर इसको इंक्रीमेंट करते रहते हैं। तो ये जब 0 0 आ जाएगा तो फिर वो वाला नाउंस वैलिड नाउंस होगा, वो वाला ब्लॉक वैलिड ब्लॉक होगा। अच्छा, ये तो हो गया ब्लॉक। अब ब्लॉकचेन पे जाते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन क्या है? ये देखें, ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है। ठीक है, ये इसका नाउंस है, ये इसका नाउंस है, ये इसका नाउंस है। और दूसरा आप देखें, ये प्रीवियस इसका हैश क्या है, क्योंकि ये जेनेसिस ब्लॉक है, इसका प्रीवियस हैश 0 है। ठीक है, अब इसका अपना हैश क्या है, वो ये है, और ये 0 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब ब्लॉक 2 पे आए तो प्रीवियस ब्लॉक वाला हैश कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, और इसका अपना हैश ये होगा। फिर थर्ड ब्लॉक पे आ जाए, इसका प्रीवियस का हैश ये वाला होगा और इसका अपना हैश ये होगा। अब बिल फर्ज मैं यहाँ पर आके ना कुछ चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करूँगा तो देखिए इसकी सारी चीज़ें ग्रीन से ये रेड हो जाएंगी। ये देखें, देखें ये भी रेड हो गया और ये भी रेड हो गया, पिंक हो गया, मीन ये गलत हो गया। कैसे? वो इस तरह कि प्रीवियस का तो हैश इससे लिंक है, लेकिन इसका अपना हैश जो है ना वो 0 0 वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ब्लॉकचेन ठीक थी, यहाँ से आगे मैंने क्योंकि टेम्पर किया, जब टेम्पर किया तो ये सारा कुछ चेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि नहीं इसको मैं करेक्ट करूँ, यानी आल्दो मैंने चेंज तो किया है, फिर मैं दूसरों को भी बताऊँ कि नहीं यार वाकई मैंने चेंज कर दिया है और ये ठीक है मेरा ब्लॉक, मैं इसको माइन करूँगा तो ये इटसेल्फ ब्लॉक तो वैलिड हो जाएगा। देखिए अभी टाइम लग रहा है, ये सिंपल 4 बिट्स जीरो करने के लिए इतना टाइम लगता है। ठीक है, और जब हमें 19 बिट्स जीरो करनी पड़ जाए तो ये बहुत टाइम लगेगा। देखिए अब ये ग्रीन हो गया है, इसका इससे लिंक भी बन गया है। ठीक है, लेकिन ये वाला स्टिल वो हुआ पड़ा है, चेंज हुआ पड़ा है। तो इसको भी फिर मैं माइन करूँगा और ये देखें अब फिर जाके ये लिंक बनेगा। ये देखें ये लिंक बन गया, तो अब ये ब्लॉकचेन वैलिड हो गया। लेकिन ये वैलिड करते करते आगे बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन यानी ब्लॉक्स ऐड हो गए होंगे, इसलिए मेरी इतनी एफर्ट्स जो है ना वो सारी तय जाएंगी, इसलिए मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। खैर, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए किस तरह एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से लिंक होता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, तो उसमें क्या होता है। देखिए ये एक ब्लॉकचेन है, एक पीयर है, यानी एक एक कंप्यूटर उसने अपने पास इंस्टॉल किया और सारी ब्लॉकचेन उसने डाउनलोड की हुई है। ये देखिए ये सारा है, ये पीयर ए पे है और वही का वही डाटा पीयर बी पे है और वही का वही डाटा पीयर सी पे है। इसी तरह जितने भी यूज़र्स होंगे सारों के पास यही डाटा होगा। अगर बिलफर्ज मेरे पास यही डाटा है तो इसमें से मैं फॉर एग्जाम्पल किसी एक को चेंज करता हूँ, एली सेंट 10 बिटकॉइन टू अहमद। ठीक है, अब देखिए मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, मैं फिर ये भी कर लूँगा, इसको माइन भी कर लूँगा। ठीक है, अब ये मेरा अपना कंप्यूटर है पी आर ए और इसको भी मैंने माइन कर लिया। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ एक नहीं है, आगे भी हैं इस तरह के ब्लॉकचेन है। ठीक है, और देखें ये सारे मैंने कर लिए। अब लेकिन क्या ये देखिए ये मेरे कंप्यूटर पे तो वैलिड हो गए हैं सारे ब्लॉक, मैंने चेंज भी कर लिया, टेम्पर भी कर लिया, इसका हैश भी सही हो गए। लेकिन जब ये मैं कहूँगा कि यार ये ब्लॉक मेरा वैलिड है, ये सारा कुछ मैंने ठीक कर दिया, ये लें आप भी अपने पास ये सेव करें, तो वो पीयर देखेंगे कि यार हमारे पास तो ये है ब्लॉक, ये देखें, और इधर क्या है, इधर और है, इसका नाउंस देखें ये क्या है, 13,869 है, जबकि इधर कोई और है और बाकियों के पास भी वही है। तो इसलिए वो क्या कहेंगे यार ये जो है ए वाला है ना, पीयर ए वाला, ये कोई वो है हैकर है या अटैकर है, लिहाजा हम इसकी ब्लॉक नहीं लेंगे, इसकी ब्लॉकचेन नहीं लेंगे, तो वो इसको डिस्कॉर्ड कर देंगे। तो इस सेंस में ये हम इसको इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। फिर ये टोकन्स होते हैं, यानी अगर आप देखें टोकन्स में
कि यानी ये फलां बंदे ने इसको इतने पैसे भेजे, इसको इतने पैसे भेजे, इसको इतने पैसे भेजे, और ये सारों के पास पीयर ए, पीयर बी, पीयर सी सारों के पास ये स्टोर होंगे। ठीक है, ये आपका एक ब्लॉकचेन है। अगर इसमें आप कुछ टेम्पर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 0 की बजाय 0 1 करते हैं, देखिए ये सारा चेंज हो गया सारा। तो ये इजीली, लेकिन बाकी जगहों पे चेंज नहीं हुआ, ये बाकी जगहों पे वैसे का वैसा ही रहा है। टोकन्स हैं, टोकन्स का मतलब ये है कि आपको कहीं से कोई पैसे मिले हैं तो ये है। और फिर कॉइन बेस है, कॉइन बेस में ये है कि आप बेसिकली आपको रिवॉर्ड मिला है इतना, आपने ये ब्लॉक बनाया है, ये चीज़ें की, आपको इतना रिवॉर्ड मिला है, $100 मिले हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल हमारी ब्लॉकचेन का डेमो था। इसमें इश्यूज हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं कि इसकी जो थ्रूपुट है वो 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, या इथेरियम के केस में 50 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है मैक्सिमम। लेटेंसी इसकी 10 मिनट्स वेट करना पड़ता है कि एक ब्लॉक को कंफर्म करने में। साइज़ और बैंडविड्थ का मसला है, क्योंकि ये जितने भी ब्लॉक्स बन रहे हैं उन सारों को हमने सेव करना है। अगर आप माइनर बनना चाहते हैं तो आपको जितने फ्रॉम 2009 से 2020 तक जितने भी ब्लॉक बने सारों को आपने सेव करना है। तो वो डेफिनेटली उसके लिए आपको साइज़ भी बड़ा चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंडविड्थ भी बड़ी चाहिए होगी। तो ये ग्रोइंग ही हो रही है। और इसमें एक मसला है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इलीगल ड्रग्स की सेल होती है। तो इसमें क्योंकि यूज़र एनोनिमस होते हैं, पता नहीं होता ये बंदा कहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटी भी इसमें हो रही है। तो ये भी ब्लॉकचेन की लिमिटेशन में या इश्यूज़ में है। प्राइवेसी का इशू है, क्योंकि हिस्टोरिकली पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें होती हैं, इसलिए कोई भी बंदा ट्रेस कर सकता है। यूजेबिलिटी जो है ना इसकी, एपीआईज, बिटकॉइन की एपीआईज बहुत डिफिकल्ट है इनको समझना और इम्प्लीमेंट करना। ऑल दो इथेरियम वालों ने इसको बहुत ज़्यादा इजी कर दिया, जैसे वेब3 जेएस है, नोड जेएस है, या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उन्होंने ईजिली दी हुई हैं। अच्छा, वर्जनिंग होती है इसकी, हार्ड फोर्क होती है। हार्ड फोर्क या वर्जनिंग क्या है कि अगर बिलफर्ज कोई प्रॉब्लम आ जाए सॉफ्टवेयर में ब्लॉकचेन के, बिटकॉइन के, तो हम उसको चेंज जब करेंगे तो क्या होगा, वो ब्लॉकचेन ही डिफरेंट बन जाएंगे। तो एक ब्लॉकचेन मसलन बिटकॉइन क्लासिक थी और एक बिटकॉइन सिंपल बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है, तो वो आपस में फिर कंपैटिबल नहीं होते हैं, उसका फिर प्रॉब्लम होता है। फिर या आप उसको यूज़ करेंगे या इसको यूज़ करेंगे। अथेंटिकेशन का मसला है कि जो वॉलेट्स यूज़ होते हैं थर्ड पार्टी या प्राइवेट की, वो उसमें अगर कोई हैकर घुस जाए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सर्वर होता नहीं है, कोई थर्ड पार्टी होती है जिसको हम कह सकेंगे ये हमारा मसला है। जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि 51% अटैक है, कि अगर जितने माइनर्स हैं, अगर सारे 51% एक ही कंट्री से हो जाए, जैसे चाइना में चीप है इलेक्ट्रिसिटी, तो सारे उधर ही बैठ जाए, तो वो जो डिसाइड करना चाहें वो हाँ जी यार तुम ये ब्लॉक बना दो, मैं इसको ओके कर दूंगा, सारे ही इस पे आ जाएं, तो वो फिर इसमें अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बंदा कहाँ पर बैठा है, एक बंदा कहाँ पर बैठा हुआ है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बैठे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम एग्जीक्यूट करना बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है। सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए, जैसे इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराए थे, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर में बग्स थे, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग्स थे, जिसको हम, क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो उसको चेंज नहीं कर सकते थे, तो लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट करके काफ़ी सारा लॉस हुआ था $1 million में। तो आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन? जी, एनीवन? नो सर, क्लियर। ओके, तो हम इसको फिर यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हमने इसमें कौन सी चीज़ें ऐड करनी हैं। मे भी हो सकता है हम नेक्स्ट फिर, वैसे मेरी सजेशन ये है कि आप सारे जो है ना थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा देख लें, और कुछ आर्टिकल्स पढ़ के हैं, हो सकता है नई चीज़ें आ गई हों, मे बी शायद वो मुझे भी पता ना हो, तो वो जब क्वेश्चन आपके आएंगे तो फिर हम उसको देख लेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें नई ऐड हुई हैं,
कौन से कंसेप्ट नए ऐड हुए हैं, और कोशिश करें प्रैक्टिकली कुछ इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें लाजमी। तो फॉर दैट टाइम हम इसको अब क्लोज कर लेते हैं।